हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी। आप सभी का अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है एंड आई वेलकम यू ऑल टू टुडेज लेक्चर वीडियो। सो आज की जो वीडियो है स्टूडेंट्स, वो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो एग्ज़ाम को लेकर थोड़े से भटके हुए हैं। एज यू नो, अनफॉर्चुनेटली 18 जून 2024 को जो नेट का एग्ज़ाम हुआ उसे कैंसिल कर दिया और अब री नेट एग्जाम की जो डेट्स एनटीए ने रिलीज की हैं दैट इज बिटवीन 21 टू 4 सितंबर। एंड बहुत सारे ऐसे मेरे डियर स्टूडेंट्स हैं जो इस एग्जाम को देना चाहते हैं वापस से, बट कहीं ना कहीं एक हिचक है। हालांकि मैंने बहुत सारी क्लासेस ली हैं, बट उसके बाद भी कहीं ना कहीं हिचक है कि मैम तैयारी कैसे की जाए, कहाँ से शुरू किया जाए, क्योंकि मोटिवेशन वापस से डेवलप नहीं हो रहा है। तो आज की ये जो वीडियो है ये आप सभी के हाई डिमांड पे मैं लेकर आई हूँ। ये वीडियो है ऑन स्टडी प्लान फॉर द री नेट एग्जाम। कैसे आपको एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, री नेट एग्जाम की कैसे तैयारी करनी है, उससे रिलेटेड ये मैं वीडियो लेकर आई हूँ। मेरा नाम है प्राची। आई एम पेपर टू पॉलिटिकल साइंस एजुकेटर हियर एट अनअकैडमी एंड आई होप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के हो या ना हो, उनको ये वीडियो हेल्पफुल करे। ओके, हेल्पफुल लगे, आई एम सॉरी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड ऑब्वियसली सब्सक्राइब टू अनअकैडमी चैनल। और अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो पूरी तरह से अपडेटेड रहने के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप को फाइंड करने का सबसे आसान तरीका है बाय टाइपिंग प्राची शर्मा पॉलिटिकल साइंस। जैसे ही आप प्राची शर्मा पॉलिटिकल साइंस टाइप करेंगे, आपको बहुत आसानी से मेरी जो ग्रुप है वो मिल जाएगी एंड यू कैन कनेक्ट विद मी ओवर देयर। तो लेट्स गो एंड स्टार्ट विद द लेक्चर फॉर टुडे कि स्टडी प्लान कैसे बनना चाहिए री नेट एग्जाम के लिए। ओके, तो पहली बात स्टूडेंट की जो इस री नेट एग्जाम को दे रहे हैं, जो इन रीनेट एग्जाम को दे रहे हैं, मैं उन तरह के स्टूडेंट्स को दो तरह के कैटेगरी में डिवाइड कर सकती हूँ। ठीक है, पहली कैटेगरी उन स्टूडेंट्स की है जिन्होंने 18 जून का एग्जाम दिया फुल प्रेपरेशन से। ठीक है, वो पूरी तरह से प्रिपेयर्ड थे, उन्होंने अच्छे से सारे यूनिट्स को कंप्लीट किया, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के, एंड दे वर रेडी टू स्टार्ट नाउ गिव द एग्जाम। देन देर आर two second category of students, a second group of students जिन्होंने 18 जून का एग्जाम तो दिया बट वो पूरी तरह से रेडी नहीं थे, दे वर नॉट रेडी कंप्लीटली। ओके, एंड यहाँ पर मैं किसी नए स्टूडेंट की बात इसलिए नहीं कर रही हूँ बिकॉज अभी तक हमें ये क्लैरिटी नहीं है कि क्या एनटीए नए स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी देगा जिसने 18 जून का पेपर नहीं दिया था कि वो वापस रीनेट दे सकते हैं या नहीं। सो आई एम बेसिकली टॉकिंग अबाउट दोज कैंडिडेट्स जिन्होंने 18 जून का एग्जाम दिया था, और मैं उन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रही हूँ। पहला, जैसे मैंने आपको बताया कि फुल प्रेपरेशन जिन्होंने की है, और सेकंड वो कैटेगरी जिनकी तैयारी पूरी नहीं थी। ठीक है, किसी भी सर्कमस्टांस की वजह से उनके कुछ यूनिट्स रह गए थे, दे वर नॉट एबल टू कंप्लीट ऑल द यूनिट्स ऑन टाइम। तो जो ये दो कैटेगरीज के स्टूडेंट्स हैं, इनका स्टडी प्लान भी अलग होगा। ओके, करेक्ट, ये सबको क्लियर होगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी सेकेंड कैटेगरी के स्टूडेंट्स की, क्योंकि इन सेकेंड कैटेगरी के स्टूडेंट्स को थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू द फर्स्ट। तो चलिए हम सेकेंड कैटेगरी स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो सेकेंड कैटेगरी स्टूडेंट्स का मतलब है वो जिन्होंने, मान लीजिए कि 80% सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, या मान लीजिए 50%, मैं और लो परसेंटेज पे जा रही हूँ, 50% सिलेबस कंप्लीट कर लिया था बट और कंप्लीट करने का टाइम नहीं था। तो आपका स्टडी प्लान या स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि जहां पर आप छोड़ के गए थे वहां से स्टार्ट करें। ओके, wherever you have left you should start your preparation from there. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल आपने पॉलिटिकल साइंस का मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि मान लीजिए कि आपने पॉलिटिकल साइंस के 7 यूनिट्स कवर कर लिए थे बट आपके 3 यूनिट्स कवर करना पॉसिबल नहीं था।
ओके, यू डिडंट हैव द टाइम टू कंप्लीट देम। और अगर आपने करा भी है तो आपने उनके कोई एक दो टॉपिक्स पढ़ लिए और आपने बस जय माता दी बोल के या भगवान का नाम लेकर आप बस चले गए, लक पे छोड़ दिया कि बस उससे कम क्वेश्चंस है। तो आपका स्टडी प्लान स्टूडेंट ये होगा कि आपको सबसे पहले इन यूनिट्स के साथ स्टार्ट करना होगा विच यू हैव लेफ्ट। ओके, एंड अच्छी बात आपके लिए क्या है कि आपने ऑलरेडी एक पेपर अपेयर किया है, तो आपको एक फेयर आइडिया हो चुका है कि कौन से तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो आपका बचा हुआ रिमेनिंग पोर्शन है, आप यहाँ से अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट करेंगे और इन यूनिट्स को कवर करने से स्टार्ट करेंगे। जैसे मेरे एग्जाम्पल में आपने 7 यूनिट्स कंप्लीट कर लिए, आपके 3 यूनिट्स बचे हैं, तो आपकी प्रेपरेशन इन 3 यूनिट से होनी चाहिए। ठीक है, आपको पता है कि आपके पास अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं आज के दिन को इंक्लूड करके चलूँ तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 40 डेज हैं। ठीक है, मैं मान के चल रही हूँ कि 21 अगस्त को ही मान लीजिए आपका पेपर है। जितना लेट पेपर होगा उतना आपके लिए फायदेमंद है, बट हम ये मान के चलेंगे कि 21 को ही आपका पेपर है। सो यू हैव अप्रोक्सीमेटली 40 डेज विद यू। सो आप पहले के जो 15 दिन हैं, 15 डेज हैं, उनको आप ऐसे डिवाइड करोगे कि आपका रिमेनिंग जो पोर्शन है एग्जाम का वो क्लियर हो जाए। ओके, वो कवर हो जाए। अब ये जो रिमेनिंग पोर्शन है इसको कवर करने की आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी? रिमेनिंग पोर्शन को कवर करने की आपकी ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आपने ऑलरेडी, जैसे मैंने बताया, एक पेपर दे दिया है, तो आपको एक फेयर आइडिया मिल चुका है व्हाट ऑल आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, व्हाट ऑल आर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। सो आपको स्टार्ट करना है पहले इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करके। ठीक है, उस पर्टिकुलर यूनिट के, क्योंकि आपने वो यूनिट छुआ नहीं है। सो यू नीड टू फर्स्ट रीड इट कॉन्सेप्चुअली एंड फैक्चुअली। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उस यूनिट के जो आपने छोड़े हैं उनको कवर करना स्टार्ट कीजिए। सेकेंड स्टेप आपका होना चाहिए टू डू PYQs या मॉक टेस्ट, टू फिगर आउट कि आप कितना रेडी हो। तो आपके 15 डेज ऐसे डिवाइड होने चाहिए जिसमें आप उन यूनिट्स को कवर करें, उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करें एंड PYQs प्रैक्टिस करें टू फिगर आउट कि आप कितना रेडी हो। ओके, नाउ एज आई सेड, ये थर्ड यूनिट से ज़्यादा नंबर भी हो सकता है, तो अकॉर्डिंगली यू कैन एक्सटेंड द टाइम पीरियड, बट आई वुड से कि 15 डेज से ज़्यादा आप टाइम पीरियड को एक्सटेंड ना करें। मैक्स टू मैक्स 20 डेज तक कर लें, बट पूरा एक महीना रिमेनिंग पोर्शन के लिए मत छोड़ें। वो अलग बात है कि अगर आप जैसे मैंने एक बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम फिगर ली थी कि आपका सिर्फ 50% ही सिलेबस क्लियर हुआ था और अभी बाकी है 50%, देन एब्सोल्युटली आई विल आस्क यू टू गो अहेड एंड आप 25 डेज से 30 डेज भी ले सकते हैं उन्हें कवर करने के लिए, बट उससे ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है तो मत दीजिए। सो मेरे जजमेंट के हिसाब से द बेस्ट वुड बी कि आप 15 से 20 डेज दें रिमेनिंग यूनिट्स को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, जब आपका ये रिमेनिंग पोर्शन कवर हो जाए, अब बारी आती है जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है उनको रिवाइज करने की। अब जो ऑलरेडी पढ़ लिया आपको रिवाइज कैसे करना है उन्हें? आपको रिवाइज करना है पहले तो वो टॉपिक्स जिनमें आप पहले स्ट्रगल कर रहे थे। ओके, यू वर स्ट्रगलिंग बिफोर हैंड। आपने वो टॉपिक्स कवर कर लिए थे बट दे वर नॉट योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, कि अगर बाई चांस उनमें क्वेश्चन आ जाता या अगर बाई चांस आ गया था तो आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी हुई उन क्वेश्चंस को आंसर करने में। सो नाउ योर रिविजन विल इंक्लूड दैट। ठीक है, लेट्स से कि रिसर्च एप्टीट्यूड पेपर 1 का वॉज नॉट ईजी फॉर यू, पर आप वो कवर करके गए थे। सो नाउ यू नीड टू रिवाइज दोज टॉपिक्स इन रिसर्च एप्टीट्यूड जो आपको अच्छे से समझ नहीं आए थे। एंड येस, आपका मेजर जो गोल होना चाहिए वो रिविजन पे होना चाहिए, बिकॉज रिविजन प्लस प्रैक्टिस विल हेल्प यू टू गेट टू योर गोल। तो जब आपका रिविजन कंसिडरेबली हो जाए तो उसके बाद आप प्रैक्टिस की तरफ बढ़ें, एंड प्रैक्टिस से आपको एक फेयर आइडिया मिल पाएगा कि क्या आपको और रिविजन की ज़रूरत है या नहीं। सो सिंपली आपको ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है फॉर योर एग्जाम। एंड अगर आपका एग्जाम 21 अगस्त से और लेट हो जाता है तो आप उन टॉपिक्स को भी अब इंक्लूड कर सकते हो जो आपने अगेन छोड़ दिए बिकॉज देयर इज लेस ऑफ अ टाइम। ओके, सो ये तो बेसिकली स्ट्रैटेजी उन स्टूडेंट्स के लिए हो गए जो सेकंड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब स्टूडेंट हम बात करेंगे हमारे फर्स्ट कैटेगरी स्टूडेंट्स की, जिन्होंने सारा पूरा सिलेबस करके आराम से एग्जाम दिया था एंड अनफॉर्चुनेटली उनका एग्जाम अब कैंसिल हो गया। तो आपका क्या स्ट्रैटेजी रहेगा? पहली चीज में
फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स को कहूंगी कि ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। ये मत सोचना कि मैं तो सब कुछ प्रिपेयर करके गया था, तो अगर मैं 10 दिन पहले भी बुक्स खोल के बैठूं तो भी नेक्स्ट एग्जाम मेरा क्लियर हो जाएगा। वो इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि आप नहीं ये पता लगा सकते कि अब नेक्स्ट एग्जाम की क्वालिटी कैसी होगी। विल इट बी एज easy as the cancelled exam or not? We don't know. It could be difficult as well. So first of all, you need to lower your arrogance, राइट? आपको ये याद रखना होगा कि कंपेटिटिव एग्जाम्स को प्रिडिक्ट जरूर किया जा सकता है कुछ हद तक, बट यू कैन नॉट कंप्लीटली बी श्योर कि वो कैसा आएगा। एंड 18 जून का एग्जाम इजी टू मॉडरेट था बाय द वे, तो अगर आप उस एग्जाम में जेआरएफ लेकर आप आ रहे थे तो you know doesn't mean that you are completely ready, because the exam quality in itself was in the easy to moderate phase. Okay, so first of all you need to lower your overconfidence and remember कि आपको वापस से अपनी रीस्टार्ट जिसको हम कहते हैं वो करना होगा। अब रीस्टार्ट कहाँ से करें? तो आई वुड से कि आपके सारे क्योंकि टॉपिक्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, तो आप दो तरह के स्टेप्स फॉलो कर सकते हो। या तो आप स्टेप फॉलो कर सकते हो कि आप यूनिट वाइज टॉपिक्स को कवर करो, ठीक है? हर एक यूनिट लो, यूनिट 1 2 3, एंड उनके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें आप कवर कर लीजिए। या फिर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो कि आप अपने सिलेबस को स्ट्रेंथ एंड वीकनेस में डिवाइड कर दो कि कौन से एरिया आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, कौन से आपके एरिया वीक एरियाज हैं, एंड वीक एरिया से अपनी रिविजन स्टार्ट कीजिए। क्योंकि अगर अब आपको सेकंड चांस मिल रहा है तो क्यों ना वीकर एरियाज को भी स्ट्रॉन्ग की तरफ लेकर आया जाए और अपना जो एक तरीके से प्रोबेबिलिटी है ऑफ क्लियरिंग द एग्जाम उसे बढ़ाया जाए। तो आपकी बेसिकली स्टार्टिंग होनी चाहिए प्रेपरेशन की फ्रॉम द वीकर एरियाज, एंड वीकर एरियाज को कंप्लीट करने के बाद देन यू मूव ऑन टू द स्ट्रॉन्गर एरियाज। क्योंकि आपका प्रेपरेशन ऑलरेडी खत्म हो चुका है तो आई वुड से कि आप 15 दिन ये कर सकते हो, 15 या 20 दिन आप ऐसा कर सकते हो कि आप कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज करो, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अच्छे से पढ़ें। ओके, क्योंकि पहले आपके साथ क्या था कि आपका 6 महीने के बाद एग्जाम था, तो मैं हमेशा स्टूडेंट को सजेस्ट करती थी कि लास्ट मोमेंट पे फैक्ट को उठाओ, उसे अच्छे से मगअप करो और एग्जाम में अगर आए तो यू आर रेडी। बट अब आपको पता है कि 1 महीने में एग्जाम है, तो जो आपने मगअप किया था वो अभी भी आपके दिमाग में फ्रेश है। सो अगर आप उसे ऑल्टरनेट डेज पे या कुछ दिनों में रिवाइज करोगे तो वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपका बन जाएगा। तो 15 से 20 दिन आप ले सकते हो जहाँ पे आप सारे कॉन्सेप्चुअल एंड फैक्चुअल रिविजन को दो, एंड आप प्रैक्टिस को अवॉइड कर सकते हो। मतलब PYQ मॉक टेस्ट कोई ज़रूरत नहीं है करने की, यू फोकस ऑन फैक्चुअल एंड कॉन्सेप्चुअल रिविजन। बट जैसे ही आपके 15 to 20 डेज एंड होते हैं, आपको प्रैक्टिस को वापस इंक्लूड करना है अपनी प्रेपरेशन में। रिवीजन साइड बाय साइड चलती रहेगी, पर अब आपको प्रैक्टिस को भी इंक्लूड करना है। तो प्रैक्टिस को इंक्लूड करने का मतलब क्या है कि PYQs वापस अटेम्प्ट करो, चाहे आपने सारे PYQs कर लिए वापस करें। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपके एक PYQ में 70% स्कोर आया था, तो क्यों ना उसे अब 75 कर दिया जाए, 80 कर दिया जाए, प्रॉब्लम क्या है? नो बडी इज कम्प्लीटली परफेक्ट। तो अगर PYQs वापस करके आपको पता चल रहा है कि ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनके क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं, तो आप उन्हें वापस रिवाइज कर सकते हो। सो प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट आपकी अनदर 15-20 डेज के बाद स्टार्ट हो जानी चाहिए अलॉन्ग विद रिविजन, ठीक है? जो अब मैं बात बताने वाली हूँ वो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल होती है। और वो ये बात है कि आपको जब भी आप PYQs और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने बैठें, आपके जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं स्पेसिफिकली उन्हें नोट डाउन करें, एंड मेक श्योर टू रिवाइज देम आइदर ऑन द सेम डे और नेक्स्ट डे। या तो उसी दिन आप रिवाइज कर लो उन टॉपिक्स को देखकर, या फिर नेक्स्ट दिन फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग या जब भी आप पढ़ने बैठते हैं, आपको सबसे पहले वो क्वेश्चंस और टॉपिक्स को वापस रिवाइज करना है जो आपके गलत हुए हैं। क्योंकि PYQs रिपीट होते हैं, ये देखा गया है बार बार, एंड वी कैन नॉट रिस्क इट। एंड ये मॉक टेस्ट के लिए भी है, क्योंकि अगर कोई चीज़ मॉक टेस्ट में गलत हो रही है तो ये साफ इंडिकेशन है कि उसे ठीक करने की ज़रूरत है। और अगर आप इन इंडिकेशंस को, इन सिम्टम्स को भी नहीं पता लगा पाओगे, एंड इफ़ यू आर नॉट टेकिंग देम सीरियसली, देन यू नो आप रिस्क ले रहे हो। जब हम अपने एग्जाम की प्रेपरेशन की बात की जाए, और हमें इस तरह के रिस्क को नहीं लेना है। ओके, सो
मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स, दिस इज द टाइम टेबल एंड स्टडी प्लान फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो री नेट एग्जाम दे रहे हैं। अगर आप में से कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दिसंबर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो डोंट वरी, जल्द ही मैं आप लोगों के लिए भी एक स्टडी प्लान लेकर आऊंगी। अभी आपके लिए बस इतना है कि अपने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना स्टार्ट कीजिए, यूनिट वाइज सिलेबस को देखिए एंड किसी भी टॉपिक को छोड़िए मत। ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जिनका एग्जाम जस्ट 1 मंथ बाद है, कि उन्हें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, रिवाइज करने, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी वो रिवीजन कर ली है। पर आप लोग जो दिसंबर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको यूनिट वाइज सिलेबस के हर एक टॉपिक को पढ़ना होगा एटलीस्ट 1 टाइम। ठीक है, और डिटेल स्टडी प्लान में दिसंबर स्टूडेंट्स के लिए जल्दी लेकर आऊंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट।